मित्रों नमस्कार। मैं अरुण प्रकाश बडोनी आज ढोंड गांव पौड़ी से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर रोज़गार के अवसर पैदा करने का जो यहाँ पर किया जा रहा है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय मेरे साथ हैं प्रवीण चंद्र ढोंडियाल जी और ये नमस्कार। नोएडा में सर्विस करते हैं और उतनी दूर से लगभग 450 किलोमीटर दूर से यहाँ पर अपने बड़े भाई साहब प्रोफेसर नवीन चंद्र ढोंडियाल जी का जो सहयोग कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं इनसे एक जानना चाहता हूँ कि इनका जो पैतृक घर नैनीताल में है और वहाँ के ये रहने वाले हैं और ये भी इनका पैतृक घर है और यहाँ से नैनीताल चले गए थे और वापस आकर उन्होंने जो कीवी का बागान 2 बागान यहाँ पर तैयार किए हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि उनको ये कैसे सूझा। करीब 3 साल पहले हमने यहाँ शुरुआत तेज पत्ते के पौधे लगा के की थी और हमने एक स्थानीय युवक को रोज़गार दिया। और धीरे धीरे फिर भाई साहब के मन में विचार आया कि क्यों नहीं, अब वो भी रिटायर हो चुके थे तो उनको भी विचार आया क्यों ना यहाँ एक बड़ा काम किया जाए। तो हमारे पिताजी द्वारा यहाँ मकान पहले से ही था, उसको अब हमने रिपेयर करके अपने रहने योग्य बनाया। और जैसी हमको आधुनिक सुविधा चाहिए वैसे ही हमने बाथरूम लैट्रिन तैयार करके उसे आधुनिक रहने के लिए बना दिया। फिर धीरे धीरे हमने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ जंगली जानवरों का जैसे सुअर, गाय और अन्य चूहे आदि से बागान की रक्षा करनी पड़ती है। तो हमने अपने पहले ज़मीन को सर राजस्व विभाग से वर्गीकृत किया और फिर उसे पूरे चारों ओर फेंसिंग लगा के उसकी रक्षा करी। फिर हमने रिसर्च करा कि यहाँ की ऊंचाई में कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। धीरे धीरे कई लोगों ने सुझाव दिए सेब का बगीचा लगाओ, किसी ने विचार दिया अखरोट का बगीचा लगाओ, परंतु काफ़ी रिसर्च करके हमने फिर यहाँ कीवी लगाने का विचार किया। ये आपका जो कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है और आने वाली पीढ़ी के लिए रोज़गार का एक बहुत सुंदर अवसर है क्योंकि ये काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है और ये बाग बढ़ता चला जाएगा और कम से कम 100-150 लोग यहाँ पे काम करने के लिए तैयार होंगे और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें बहुत सुधार होगा। हाँ मैं जी। ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बचपन से जी। आपके बड़े भाई साहब भी और आप भी यहाँ से दूर रहे क्योंकि ये आपका पैतृक गांव है और ये पैतृक भूमि है और मुझे लगता है कि इसमें आपके जो दादाजी वगैरह रहे होंगे उन लोगों के बच्चे भी शामिल होंगे। तो आपने किस तरह से उन सभी को इकट्ठा करके ये काम किया? देखिए, ऐसे पहले से हमारे माता पिता को हम अपना वो देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बचपन से यहाँ से जोड़े रखा। चाहे हम बाहर रहते थे परंतु वो हमेशा हमें यहाँ लाया करते थे। साल 2 साल 3 साल में हम यहाँ आते रहते थे। तो इसलिए हमारा यहाँ ज़मीन से जुड़ाव रहा। परंतु गांव में यहाँ पलायन की स्थिति देखे, क्योंकि यहाँ के युवक स्थानीय जो लोग हैं वो सब बाहर जाके दिल्ली वगैरह जाके करते थे, परंतु दिल्ली से फिर लौट के वहाँ मकान बनाया, बच्चे उनके वहाँ पढ़ने लग गए। तो यहाँ से धीरे 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 मतलब यहाँ हमारे गांव नहीं, करीब करीब सारे उत्तराखंड की स्थिति यह है कि पलायन से सारा गांव बर्बाद हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है। तो ये विचार हमारे मन में था कि कुछ ना कुछ गांव में ऐसा करना चाहिए कि जो एक मिसाल बने और यहाँ रोज़गार उत्पन्न हो। तो हमने सारे अपने भाइयों से जितने अपने हमारे दादाजी की ज़मीनी थी उसे चिन्हित करा और सारे भाइयों से सहयोग से यह काम शुरू किया। फिर हमारे 6 भाई हैं, तो 6 भाइयों के सहयोग से सभी की सहमति से हमने यह स्थान का। और अभी भी हमारा यह प्रयास है कि सहकारिता के मॉडल से जो भी और कोई ज़मीन हम मिले तो हम उसे लेके और इस बाग को ऐसा ही नहीं, आपको ये चारों ओर दिख रही होगी। बहुत ज़मीन है, बहुत ज़मीन और है।
तो इस पूरी ज़मीन को हम सहकारिता मॉडल से भी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जो भी हमसे जुड़ना चाहे, जितने किसान लोग हैं, इसमें वक्त लगेगा पर धीरे धीरे जब हम एक मॉडल स्थापित कर देंगे तो सभी को मतलब रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ज़मीन जुड़ जाए, क्योंकि सहकारिता मॉडल ही सबसे बड़ा मॉडल होता है, उसी के अनुसार हम इसमें और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे और अपने ही गांव नहीं पूरी ढोंडाल शिव पट्टी जिसमें कि बहुत सारे गांव हैं वहाँ यह मॉडल स्थापित करने का प्रयास करें। देखिए आगे क्या हो। बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ और जानता हूँ कि एकता में शक्ति होती है। जी आपने परिवार को जोड़ा, परिवार के सभी लोगों की सहमति ली और उस एकता से आज जो बाग तैयार हो रहा है ये 2 साल के बाद जी लगभग फल देगा जी और उससे आपका जो जोश है वो और भी बढ़ेगा और इसमें विस्तार होगा, इसकी कामना मैं करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ये हैं संध्या ढोंडिया और ये प्रोफेसर साहब जो इनके जेठ हैं, उनका पूरा तन मन धन से सहयोग कर रही हैं इस पूरी कायनात को सजाने के लिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर यहाँ पर आकर इस तरह के कठिन काम करने में क्यों मज़ा आ रहा है? हाँ भाई बताइए। पहाड़ से मुझे प्रेम है। पहाड़ में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लग्जरी लाइफ मुझे दिल्ली जैसे शहर मुझे पसंद नहीं आते। प्रकृति के नज़दीक रहना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ। वेरी गुड। इस तरह से प्रोफेसर साहब ने टंकियाँ लगाई हैं और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये जो ऊपर आपको घर दिखाई दे रहा है इसके और आगे जाकर 450 फीट की बोरिंग करके वहाँ से पानी यहाँ पहुँचाया है पौधों के लिए। और उस पानी में थोड़ा सा पीलापन है, इसलिए पीने का पानी जो यहाँ के धारे हैं वहाँ से लेकर आते हैं। घर में ही ये पौधे तैयार किए गए हैं और ये अपनी जगह का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ये लगभग ये जो बैग्स हैं ये 30 किलो के करीब के बैग हैं, 30 से 35 किलो। और इनको इन पहाड़ी ढलानों तक पहुंचाना गड्ढे के करीब बहुत जटिल काम है। मित्रजनों, ये हैं प्रोफेसर साहब जिन्होंने यहाँ बागवानी का काम शुरू किया है। ये सेब का पौधा ये लगाया गया है और एक पौधा ये लगाया गया है और एक पौधा ये लगाया गया है। पौधा ये लगाया गया है। एक केले का पौधा लगाया और उसके बाद एक पौधा यहाँ पे लगाया। इस तरह से हमने 13 पौधे यहाँ पर लगाए। और जिस दिन हम यहाँ पहुँचे थे उस दिन शाम को बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। और देखिए छत पर प्रोफेसर साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा कीवी का बागान यहाँ तैयार कर लिया है और लगातार रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन प्रकृति के सुपुर्द इन्होंने किया है और प्रकृति संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों को इन्होंने काम दिया है और आगे इसको बढ़ाने पर लगे हैं और अब मैं मिलाना चाहता हूँ आपसे रिटायर्ड प्रोफेसर नवीन चंद्र ढोंडियाल जी से। और मैं उनसे पहले उनका परिचय के रूप में पूछना चाहता हूँ कि वो अपना परिचय थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। तो ढोंडियाल साहब बताइए।
नाम तो जैसा आपको बता ही दिया, नवीन चंद्र ढोलियार। जी। अवकाश प्राप्त का प्रोफेसर हूँ। शिक्षा शास्त्र का प्रोफेसर था, बीएड और एमएड की कक्षाओं को, और उसी में शिक्षा शास्त्र में ही पीएचडी कार्य को निर्देशन का कार्य कुमाऊं विश्वविद्यालय में लगभग 40 वर्ष तक पूरा किया। एमएससी मैंने बॉटनी से किया, वैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का छात्र रहा हूँ। उसके बाद फिर शिक्षा शास्त्र में बीएड और एमएड किया, और पीएचडी भी शिक्षा शास्त्र में कुमाऊं विश्वविद्यालय से की। उसके अवकाश प्राप्त करने के पश्चात तकरीबन 3-4 साल तक मन में काफ़ी हो रहा कि क्या किया जाए। वैसे बहुत से एकेडमिक इंगेजमेंट रहे उस दौरान, लोग इधर उधर व्याख्यान देने के लिए और विभिन्न सेमिनार इत्यादि में बुलाते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये कार्य तो मैंने पिछले 30-40 वर्ष तक किया है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अपनी पैतृक गांव के लिए कुछ उसमें योगदान दिया जाए। तो मैं यहाँ अपने गांव, मूल गांव धौन में आकर वो करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके जो कीवी के 2 बागान देखे हैं, बहुत ही सुंदर आपने उनको एस्टेब्लिश किया है, और इस उम्र में आपके अंदर जो मैं ऊर्जा देखता हूँ वो बहुत ही सराहनीय है और नौजवानों के लिए प्रेरणाप्रद है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस कार्य में जो कौन-कौन लोग आपके सहयोगी हैं, जो दिल से आपसे जुड़े हैं? मूल रूप से मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, ये लोग इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। लेकिन सहयोग दिया जाना एक अलग बात है। मेरी अपनी प्रारंभ से ही ये इच्छा रही है कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं। तो सभी लोग हैं, सदिच्छा सबकी है, परिवारजनों की सभी की सदिच्छा है, लेकिन जब तक आपकी अपनी इच्छा ना हो, अपनी इच्छा शक्ति ना हो, जी। तो केवल चाहने मात्र से नहीं होगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति पूरी बढ़ाकर तभी इस दुर्गम क्षेत्र में आकर कुछ कार्य किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि आपका ये जो कार्य है वो नौजवानों के लिए प्रेरणाप्रद रहेगा, और जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता, 2-1 साल में आप ये सिद्ध करने में सफल होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, नौजवान कर सकते हैं, लेकिन वही है, संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। फिर जो सर्वोच्च वो है ज़मीन का जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन है। उससे किसी इस प्रकार के किसी बड़े कार्य करने से पूर्व जिसे कहते हैं स्वैच्छिक या सरकारी स्तर पर चेकबंदी की जानी आवश्यक है, या किसी के अपने पैतृक जो है वो बड़े हिस्से हों तो वो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। पर क्यों नहीं, नौजवान कर सकते हैं। जी। इच्छा हो, संसाधनों का इंतज़ाम किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। और मेरा मानना है कि जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं वो परिश्रमी हैं, उनको परिस्थितियों ने थोड़ा परिस्थितियों से वो हैं, वो मजबूर है। पीड़ित है, जी। लेकिन क्यों नहीं, इच्छा शक्ति है उनमें, किया जा सकता है। लेकिन संसाधनों के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि संसाधन वाले लोग वो पलायन कर चुके हैं और बाहरी बड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो वो यदि इच्छा करें और वो यदि प्रयास करें तो क्यों नहीं हो सकता है, संसाधन भी आ जाएंगे। मेरे पास तो अपने सीमित संसाधन थे, मैंने उनको डालने की कोशिश की। जी। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि ये जो बहुत खूबसूरत धरती है हमारी देवभूमि, और ये जो है एक तरह से जनविहीन हो रही है धीरे धीरे, तो सरकार को किस तरह से प्लान करना चाहिए कि जिससे कि लोग रिवर्स प्लान की तरफ लौटें? सरकार को एक तो मेरी आयु के लोगों को और थोड़ा जो वृद्ध लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक तो जो यातायात की व्यवस्था है उसको और अधिक सुचारू करना चाहिए। दूसरा, स्थानीय चिकित्सा की व्यवस्था को सुचारू किया जाना चाहिए। है, लेकिन उसमें जिन सुविधाओं को होना चाहिए वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं।
तीसरा ये कि यहाँ की कृषि को और कृषि परक जो रोजगार हैं उनको प्रोत्साहित किए जाने के लिए कार्य किया जाना है। चकबंदी उसमें पहला कदम है। जी पहला कदम है कि जो बिखरी हुई ज़मीन आपको चारों ओर दिखाई दे रही है, और इस गांव विशेष में तो ये ज़मीन बहुत ज़्यादा है। जी ये तो इतना बड़ा संसाधन है कि यदि इसको एकत्र करके और चकबंदी करके इकट्ठा किया जाएगा तो ये गांव तो स्विट्जरलैंड के किसी भी गांव से तुलना कर जी। जा सकती है। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो पानी की उपलब्धता है, मतलब जो खाले हैं, नाले हैं, वो बिना धरती को सींचे हुए ऐसे ही व्यर्थ बह रहे हैं। उसके ऊपर सरकार कुछ पेयजल की जाल बिछाने के अगर प्रोग्राम करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा शायद। पानी के स्रोत हैं, और जी। मजे की बात यह है कि लगभग प्रत्येक गांव में एक से अधिक 2-3 स्रोत हैं, और वो गांव की ऊंचाई से ऊपर स्थित हैं। जी तो उनके और निरंतर बहते रहते हैं। जी। उसका पानी जो थोड़ा बहुत उपयोग में गांव के पीने के लिए काम आता है, तो वो पीने के लिए काम लिया जाता है, लेकिन अन्यथा वो 24 घंटे बहते रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि गाड़ गदेरों में वो पानी निरंतर बहता है, उसको वहीं पर संचित करके, वहीं पर एकत्र करके, और उसके वितरण ऊंचाई पे। हाँ, हाइट में ही, जी गांव से ऊपर और जंगलों में हाइट में, यदि उसको थोड़ा बहुत छोटे छोटे चेक डैम बनाकर यदि एकत्र करके टंकियां बनाकर उसको वितरित किया जाए तो सिंचाई के लिए पानी वो उपलब्ध किया जा सकता है। असंभव नहीं है, वो प्रत्येक गांव की अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन वो गांव के लोगों के साथ मिल बैठकर उस परिस्थिति को समझा जा सकता है, और फिर धीरे धीरे उस पानी को सिंचाई के लिए वितरण हेतु लाया जा सकता है। और फिर यहाँ की जो खेती है उसका उत्पादन 20-50 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, और बंजर पड़े खेत। खेती की उत्पादकता में केवल एक ही लिमिटिंग फैक्टर है, जी वो पानी है। जी पानी उपलब्ध हो जाएगा तो ये जमीन हरी भरी होगी। जी। तो प्रोफेसर साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ मैंने 1 हफ्ता गुजारा, सच में बहुत ही अच्छा रहा। ये देखिए, ये नेपाली लोग ऊपर सड़क से रेत ढोते हुए, और लगभग 50 किलो के 2 बैग यहाँ पर ढो रहे हैं। और यहाँ पे किसी का घर बन रहा है, और ऊपर जहाँ पर वो घर दिखाई दे रहा है वहाँ पे मेन रोड है, और उसी के नीचे, घर के नीचे कीवी का बागवान लगभग 1 एकड़ में तैयार किया गया है। और उससे दूर जहाँ बोरिंग की गई है वहाँ पे भी लगभग 3 बीघा के अंदर एक और बागान प्रोफेसर साहब ने तैयार किया है। और ये देखिए, ये ढोंड गांव है, ऋषिकेश से इसकी दूरी 250 किलोमीटर है। और यहाँ करीब एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है।